तो गाइस वेलकम टू माय चैनल अनीता न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ ससुराल की जर्नी। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डिलीवरी में के टाइम पर जब हॉस्पिटल में आई हुई थी तो नर्स वगैरह को भी समझ में आने लगा था कि मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी के बीच में कुछ सही नहीं है। फिर मैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल डिंडौरी आ गई। तो मुझे क्या हुआ, मेरी सास ने पहले मुझे बोला कि उसके रूम में शिफ्ट करने के लिए। तो वो सास, जिन लोगों ने मेरा पहले का ब्लॉग देखा है तो एक ब्लॉग में मैंने शेयर किया सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ लगाए गए, तो उसमें मैंने पूरा अपना घर का वीडियो बनाया है ससुराल का। तो उसमें देखे थे आपने सबसे लास्ट वाला जो रूम था, बीच वाला रूम, यहाँ 2 ब्लॉक थे, यहाँ 3 रूम, यहाँ 2 रूम और पीछे लैट बाथ और सामने एक लंबी सा मतलब कहना चाहिए हॉल टाइप का कहना चाहिए। तो चारों तरफ ऐसे घूम के जा सकते थे कि पीछे अगर इस साइड कोई है तो यहाँ पर कौन है पता नहीं चलेगा आपको, है ना, ऐसा रहता था। तो क्या हुआ कि मुझे मेरी मतलब इस साइड वाले ब्लॉक में क्या था, पहले मेरे सास ससुर का रूम, बीच में मेरा रूम और सबसे पीछे जेठानी का रूम था। तो सास ने बोला कि अपने रूम में शिफ्ट करने के लिए, पर जेठानी नहीं मानी। जेठानी ने बोला नहीं, ये मेरे रूम में शिफ्ट होगी, और उसने मुझे अपने रूम में, जेठानी में खुद के रूम में जो सबसे पीछे वाला रूम था वहाँ शिफ्ट करा दिया। उसको जो मेरे हस्बैंड के साथ टाइम बिताना था वो यहाँ पूरा हो सकता था। अगर मैं सास ससुर के रूम में रुकती बीच में तो ना जेठानी उस तरफ जा पाती थी ना इस तरफ, मैं उसके ऊपर आराम से नज़र रख सकती थी। लेकिन वो क्या चाहती थी, उसको तो मेरे हस्बैंड के साथ टाइम बिताना था, तो इसलिए उसने अपने रूम में मेरे को शिफ्ट कराया और वो रूम पूरा पैक कर दिया। और उसके साथ मेरे साथ क्या शर्तें रखी गई कि तुम गाउन नहीं पहनोगी। अब बताइए, बहुत गर्मी का टाइम था गाइस, 15 अप्रैल को मेरी डिलीवरी हुई थी, है ना। और मतलब ऐसे मतलब 2 ढाई 3 महीने मैं उस जेठानी के रूम में मैं रही थी। इतना गर्मी का टाइम, ऊपर से ऊपर टिन डली हुई थी उस समय उस रूम में। मतलब वो घर भी ऐसा था कि सिर्फ इसलिए रख घर इन लोग नहीं बना रहे थे। अभी तो 3 मंजिला मकान तैयार हो गया मेरे ससुराल में, लेकिन उस समय मेरी जेठानी को नहीं बनवाना था क्योंकि मुझे घर से ससुराल से आ गई मायके में हूँ, तो अभी 3 मंजिला घर बन चुका है मेरे ससुराल में। लेकिन उस समय क्योंकि मेरे घर में मेरी जेठानी का चलता था मेरे ससुराल में, तो जेठानी की मंशा थी ही नहीं उस समय घर बनवाने की, क्योंकि उसकी मंशा उस समय ये थी कि मुझे घर से निकलवाने में थी। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि इसको पीछे के रूम में अपने रूम में शिफ्ट करा देगी तो सामने इसकी रंगरलियाँ चलती रहेंगी। तो इसने वही काम किया। और इस बीच में ना गाइस, मैंने ये वाकई में देखा, जो मुझे नहीं देखना चाहिए था वो चीज़ें मैंने देखी। और उस समय से मतलब मैं मेंटली रूप से मेरे दिमाग में आ गया कि ये इंसान नहीं सुधरेगा। मतलब सोचिए आपकी, एक ही घर में रहकर हस्बैंड वाइफ अजनबी की तरह रहते थे। हम पति पत्नी के बीच में कोई बातचीत नहीं थी, एक ही घर में थे पर पति पत्नी अजनबी की तरह रहते थे। मेरी बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी भी मेरे हस्बैंड ने मेरे से कोई बातचीत नहीं करी। मतलब मैं घर आ गई, ससुराल आ गई, रूम में शिफ्ट हो गई, पर कभी मतलब मेरा हस्बैंड आया नहीं कि बेटी को गोदी में उठा ले, उसको प्यार से पुचकारे या थोड़ा सा घुमा ले फिरा ले, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। और ऐसा ही एक वाक़या हुआ कि मतलब मेरी बेटी को ना मतलब बहुत ज़्यादा वो बचपन में दाने टाइप के किसी किसी को हो जाते बॉडी में, वो मालिश वगैरह करवा दो तो इन्फेक्शन टाइप का, तो ऐसा कुछ हुआ था कि उसको पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था, पूरे फेस से लेकर पूरी बॉडी में उसको बहुत सारे दाने आ गए थे। तो घरेलू इलाज तो उन लोगों ने किया तो आराम नहीं लगा। तो उस समय मेरी ननंदे भी आई हुई थी तीनों, तो उन लोगों ने फिर इससे बोला मेरे हस्बैंड से कि इसको डॉक्टर को दिखा के लेके आ। तो हस्बैंड उस मेरी बिटिया को डॉक्टर के पास ले जा रहा है, लेकिन उसने मुझे नहीं लेके गया। पता अपने साथ किसको लेके गया? मेरी जेठानी की बेटी को, जो उस समय 6 वगैरह में रही होगी, मतलब 10-12 साल की वो लड़की। वो क्या समझेगी बच्चे को क्या है क्या कैसा है। मुझे नहीं लेके गया, उसको लेके गया, और बता के किसको गया? मेरी जेठानी को, कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। मतलब वो मुझे तो पूरी तरीके से इग्नोर मार दिया था कि मैं उस घर में हूँ या नहीं हूँ, मैं उस घर की मेंबर हूँ या नहीं हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। टोटली हमारे बीच में बातचीत बंद हो चुकी थी। मतलब सोचिए, मतलब बच्चा हो गया लेकिन कोई मेरे हस्बैंड के नेचर में कोई सुधार नहीं आया। और वो भी मतलब डॉक्टर के पास भी वो मजबूरी में लेके गए क्योंकि उसकी बहनें बोली, अगर वो नहीं बोलती तो वो ले जाता भी नहीं, है ना। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही चलता रहा। और फिर घर में मैं बताइए ना कि एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब ननंदे सास ससुर सब मेरे परिवार वाले ससुराल के सब अगल बगल में ही हैं, आसपास में ही हैं, तो सब यहाँ वहाँ बैठने के लिए गए थे। तो घर में सिर्फ मैं अकेली थी और सामने मेरा हस्बैंड। और जब भी मतलब ऐसा खाली टाइम मिलता था तो मेरा हस्बैंड अपनी अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने के लिए आ जाता था। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जो कुछ नहीं देखना चाहिए था वो चीज़ें मैंने देखी। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। पर क्या बोलूँ, मतलब उस समय जो मेरी मेंटली कंडीशन थी ना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आप लोगों से।
मैंने मतलब क्या-क्या देखा है आप लोग नहीं समझ सकते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ अपनी लाइफ़ में और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि अब यहाँ मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और मुझे लगा कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करूँ भाई? इतना महान कार्य नहीं करे उन लोगों ने, इन लोगों की असलियत तो सामने लाना पड़ेगा। और उसके बाद से ही, जब से मेरी बेटी हुई उसके बाद से ही मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगी, मतलब मेरी जो जेठानी सारिका, उसको तो पर्याप्त टाइम मिलने लगा मेरे हस्बैंड के साथ और मैं अपनी बेटी में बिज़ी हो गई, तो मैं ज़्यादा नज़र भी नहीं रखती थी। और फिर एक टाइम के बाद मैंने अपने दिमाग से भी हटा लिया कि भाड़ में जाने दो ऐसे इंसान को, सीधी-सी बात, भाड़ में जाओ। मैंने अपनी बेटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया, है ना? क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी। बस मैं ये सोचती थी कि कहीं से इस इंसान को समझ में आ जाए, मैं ये सोचती थी। तो ऐसे ही एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि बच्ची हो गई है। जब मैं अपने वापस अपने रूम में 2 ढाई महीने के बाद मैं जब अपने रूम में शिफ्ट हुई, तो मैंने उसको समझाया एक दिन। तो भाई मतलब उस टाइम के बाद से वायलेंस शुरू हो गया मेरे साथ। मतलब जेठानी ने इतना ज़्यादा उसके दिमाग में भर दिया था कि एक शब्द मैं जेठानी के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, कि अगर मैंने बोल दिया कि वो गलत कर रही है, ऐसा नहीं करो, अपना घर बर्बाद हो रहा है। भाई उस दिन ऐसा वायलेंस किया गया कि मतलब इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे मजबूरी में 100 डायल करनी पड़ी। रात के 2 या 3 बजे का टाइम होगा, मतलब रात ही का टाइम होगा आई थिंक, पर 12 बजे के बाद की बात है। सोचिए जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बीच का मेरा रूम है, यहाँ पर जेठानी का रूम है और आगे जो वाला रूम है वो मेरे सास-ससुर का रूम है और इधर किचन है। मतलब मेरे रूम में अगर मैं नॉर्मल भी बात करती थी ना, तो सब जगह सुनाई देती थी। उस समय सोचिए हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ना मेरी सास उठी, ससुर उठे, ना जेठ-जेठानी, कोई को आवाज़ नहीं। लेकिन जब मैंने पुलिस को कॉल लगाया, 100 डायल किया, तो सब उठ के आ गए, तब सबको सुनाई दे दिया। पूरी चूड़ियाँ मेरी टूटी हुई पड़ी हुई थी, है ना? अब उस समय भी क्या हुआ कि मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और उस समय मैं ससुराल का प्रॉपर एड्रेस भी नहीं जानती थी। अगर मेरे पास होगी वो 100 डायल का, मैंने एक ब्लॉग में शायद शेयर भी किया है, और अगर अभी देखती हूँ होगा तो मैं यहाँ पर भी 100 डायल किया था कि नहीं, वो प्रूफ़ भी है मेरे पास। तो मैंने जैसे ही 100 डायल किया तो मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता था, तो मेरे बड़े ससुर का नाम मुझे पता था जो वहाँ फ़ेमस है, मतलब डिंडौरी में सब लोग जानते हैं हमारी नायक फ़ैमिली को। तो मैंने उनका नाम बता के कि उनका घर जो है जहाँ पर, मैं अपने एरिया भी नहीं जानती थी क्योंकि मेरे को कहीं लेके भी नहीं गए थे और साल भर भी मुझे नहीं हो पाए थे उस समय, है ना? तो फिर दोबारा जब पुलिस का कॉल आया तो मेरे जेठ ने मेरे से फ़ोन ले लिया और उसने मामला को वहीं रफ़ा-दफ़ा कर दिया कि नहीं, घर की बात है, ऐसा-वैसा फलाना करके। तो मेरी पूरा एक्शन भी नहीं हो पाया पुलिस का, मतलब पुलिस आ चुकी थी, वो प्रॉपर्ली फिर से दोबारा मुझसे कंसल्ट करने वाली थी। तो मेरे जेठ ने बात करके उस बात को दबा दिया। अब आप बताइए, मतलब मैंने कोशिश करी, मैंने कहाँ नहीं, मतलब मैंने कोशिश भी करी, मैंने मौके भी दिए, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। रिश्तेदारों से बात, पारिवारिक बैठक हो गई, पुलिस को मतलब बुलाना पड़ा, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन लोगों का दबदबा है ना? ये नेता लोग हैं, तो इनके सामने आम लोगों की कुछ नहीं है। और इसी चीज़ का सोचो, उस समय जब मैंने 100 डायल करी, इस सारिका की वजह से, मेरी जेठानी की वजह से, मतलब इतना ज़्यादा मेरे साथ गलत किया जाने लगा। उस समय भी, उस टाइम पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरी पूरी चूड़ियाँ टूटी हुई थी, यहाँ ब्लड निकल रहा था। हाँ, उसके बावजूद मुस्कुरा रही थी। और मेरी जेठानी सारिका, पता है, उस समय मेरे से लड़ रही थी अपने हस्बैंड के सामने। मेरा हस्बैंड था, मेरे ससुर थे, मेरे सास ससुर, मेरा हस्बैंड और उसका हस्बैंड यानी जेठ, उसके सामने जेठानी लड़ रही थी कि मैं मयंक से बात करना बंद नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी, सब चीज़ देखने के बावजूद। और मुस्कुरा रही थी, उसको मतलब बहुत खुशी हो रही थी कि इसने मारपीट कर रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना? तो मैं भी क्यों सहन करूँगी भाई, मैं किसी की गलती मैं क्यों सहन करूँगी? मेरी लाइफ तो तुम लोगों ने जानबूझ के बर्बाद करे थे। तो मैंने जब पुलिस को कॉल किया तो उसकी भी कार्रवाई नहीं होने दिया। आज लोग कहते हैं ना, नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए ऐसे लोगों की हरकतें। और इसलिए मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आई हूँ कि इन लोगों की, इस परिवार की पूरी हकीकत सबके सामने आना चाहिए कि ये जो बाहर मुखौटा ओढ़ के बैठे हुए ना कि हम कितने अच्छे लोग हैं, नहीं, इनकी असलियत आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर मेरी सास की, मेरी जेठानी की, मेरे जेठ की और मेरे हस्बैंड की। ये चारों मेरी और मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद करने के ज़िम्मेदार हैं, ये पूरा परिवार। सोचिए, 100 डायल तक का
कोई एक्शन नहीं करवाया गया। क्यों? क्योंकि मेरे जेठ ने उस पे फ़ोन पे बात किया था और ये रिकॉर्ड तो होगा। अब मेरे पास तो है, मैंने जो डायल किया था वो मेरे पास है और मैं यहाँ ज़रूर लगाऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने 100 डायल किया था कि नहीं किया था। तो अब बात बताइए, अब आप बताइए, लोग कहते हैं ना कि ये करना था, वो करना था। मैं कर तो रही थी ना सब, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। उसके बाद से सारिका ने ना मेरे हस्बैंड के दिमाग में इतना ज़्यादा मतलब सुबह उस रात में तो ये वाक़या हुआ, सुबह पता है मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड को कहती है, "तू उसका मुँह क्यों नहीं तोड़ देता? तू उसका हाथ क्यों नहीं तोड़ देता? क्यों उसको उसकी सुनता है?" मतलब उसको इतना उसके दिमाग में भर रही थी कि मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती उस घर में। और अगर मैंने सारिका के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मेरे ऊपर हाथापाई होने लगती थी, कहीं हाथ मरोड़ दिया जाता था, कहीं कहीं उंगली, मेरी सास के सामने भी। लेकिन हर जगह मेरी सास ने अपने बेटे का ही सपोर्ट किया, कभी उसको ये नहीं बोला कि ये गलत कर रहा है तू या ये ऐसा कर रहा है, नहीं। उस समय मेरे पास प्रूफ नहीं थे, लेकिन मैं मुँह ज़बानी बोल रही थी। हमारे बीच में सारिका की वजह से लड़ाइयाँ हो रही थी, मेरे पास प्रूफ नहीं था उस समय। प्रूफ तो आप ही लोगों ने मजबूर किया प्रूफ लाने के लिए मुझे, लेकिन उस समय प्रूफ नहीं था जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन सब लोग, मेरे सास-ससुर, मेरा जेठ, सब किसके साथ खड़े थे? सारिका नायक के साथ खड़े थे। तो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी असली सामने नहीं आएगी? तुम लोग उनको क्या बेवकूफ़ समझते हो कि नहीं हमें नहीं पता था, ऐसा नहीं पता? जब पता हुआ तब क्या किया तुमने? मुँह ज़बानी बता रही तो नहीं मान रहे, उल्टे-सीधे शब्द बोलती थी मेरी सास के, छोटी जात के लोगों के जैसे हरकत मत कर, ये नहीं कर, ऐसे-वैसे ताने, मेरे संस्कार पे ताने मारे जाते थे। अभी मैं आगे बताऊँगी ना तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे, तुम्हारे बच्चों के संस्कार। वो तो उछल कर सामने आए हैं तुम्हारे संस्कार। दूसरों पे उँगली उठाना बहुत आसान होता है और वही उँगली जब खुद के ऊपर उठती है ना तब समझ में आता है। पड़ी जब ऊपर वाली की लाठी तब समझ में आ गया, तब मुँह बंद हो गए सबके, हुए ना? तो इसलिए ऊपर वाले से डरो, इंसानों से मत डरो, हम तुमसे मत डरो, ऊपर वाले से डरो, अपने कर्म से डरो कि जो तुम आज कर रहे हो वो लौट कर तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। तुमने जो मेरी बेटी की लाइफ़ बर्बाद करे हो ना, ऊपर वाला दंड ज़रूर देगा तुमको, ज़रूर दंड देगा, क्योंकि जानबूझकर ये सब ऐसा नहीं था मेरे ससुराल वालों का कि धोखे से मेरी शादी हो गई है, नहीं, ये प्री प्लान था। मेरी सास का कहना था सारिका के कहने पे शादी करें, मेरे हस्बैंड का कहना था कि मैंने सारिका के कहने पर शादी किया। मेरे हस्बैंड को तो शादी ही नहीं करनी थी, किसी से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उसका काम तो घर में चल रहा था जेठानी से, उसको शादी ही नहीं करनी थी। लेकिन जेठानी, मेरी जेठानी सारिका का ये दिमाग था, उसके कहने पर मेरे हस्बैंड ने शादी किया। साफ शब्द थे मेरे हस्बैंड के कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था और अच्छा होता कि वो किसी से शादी नहीं करता, लेकिन जेठानी के कहने पे शादी किया ना, उसका तो खुद का दिमाग तो है नहीं। लेकिन मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करने की जिम्मेदार अब मैं किसको बोलूँगी? सारिका नायक को बोलूँगी। तू पार्षद रहे, नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू मेरी लाइफ की बर्बादी की जिम्मेदार है, तो मैं तेरे को तो नहीं छोड़ूंगी, तेरी असलियत सामने ला कर रहूँगी। कर ले, तेरे को जो बनता है कर ले, यही बोला था ना मेरे हस्बैंड ने मेरे को कि तुझे जो बनता है कर ले, हम लोग तो अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे ना। तो अब मैं तुम्हारी असलियत सामने लेकर आऊँगी, बनाए रहो रिश्ता, जो जैसा रहना तुमको रहो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत सामने ले ला कर रहूँगी।